Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back to another lecture in thermodynamics. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की एंड दैट टॉपिक इज़ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. इन प्रोसेसेस को देख के हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक और कॉन्सेप्ट आज पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. ओके, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ दैट टॉपिक? दैट टॉपिक इज़ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एज यू नो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक लॉ पढ़ा था वहाँ पे जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो हमने पढ़ा था और उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और उससे बहुत सारी चीज़ें हमने हासिल की. लेकिन उस लॉ के कुछ लिमिटेशंस थे. वो लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट बेटा लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन जो है सबसे पहले हम वो देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आज आ जाएंगे. एंड व्हाट इज दैट टॉपिक? दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है इसकी, यानी कि इसकी 3 लिमिटेशंस है, बिगेस्ट 3 लिमिटेशंस है इसके. सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट टेल एनीथिंग about direction of flow of heat. Direction of flow of heat. हम कहते रहते हैं कि हीट फ्लो होती है आउट ऑफ द सिस्टम इनटू द सिस्टम. अब ये जो लॉ है ये हमें कोई आइडिया ही नहीं देता है कि हीट अगर फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है. ये उस चीज़ को नेग्लेक्ट करता है, यानी कि उसको चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. सेकंड लिमिटेशन क्या है? ये आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं कहता है. स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेसेस के बारे में ये कुछ नहीं बोल सकता है. प्रोसेसेस. सो दूसरी लिमिटेशन जो है ये है कि अगर आपके पास कोई प्रोसेस है, क्या ये हो सकती है या इसको करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा या ये खुद हो सकती है, ये इन चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं दे सकता है. थर्ड थिंग जो है ये क्या है? ये आपको दूसरे अल्फाज में एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस जो है, टू विच एक्सटेंट process can proceed, यानी कि किस हद तक कोई प्रोसेस जा सकती है ये उसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकता है. सो ये जो 3 लिमिटेशंस है बेटा, ये बिगेस्ट 3 लिमिटेशंस है किसके बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के. और इन्हीं लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए दूसरा लॉ दिया गया था, दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लेकिन उस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ों की जानकारी रखना जरूरी होगा. लेकिन उन चीजों में से सबसे पहली चीज जो है व्हाट इज दैट बेटा? दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. यानी कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये चीज डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेटा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको हम कहें और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम किसको कहें. चलिए हम अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं. अब व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड बेटा spontaneity of any process, that is spontaneous and non-spontaneous process. चलिए spontaneous process और non-spontaneous process को डिफाइन किया जाएगा कैसे बेटा? देखिए spontaneous processes को अगर हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम spontaneous processes को देखेंगे. spontaneous प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है, यानी कि वो प्रोसेसेस है फिजिकल हो या केमिकल प्रोसेस हो, which proceeds at its own
or by small incission, or by small incission, but irreversibly, such processes are called as what beta? Those are called spontaneous processes. मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं बेटा कि वो प्रोसेसेस जो खुद ब खुद हो जाएंगी, यानी कि अपने आप होती रहेंगी, या उनको स्मॉल इनिशिएशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि स्मॉल ड्राइविंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सब प्रोसेसेस जो है ये रिवर्सिबल होंगी, यानी कि वापस आने का नाम नहीं लेंगे. सो सच प्रोसेसेस विल बी कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. मैं अगर आपको समझाऊं बेटा एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, प्रेशर टू लो प्रेशर. आप देखते हैं कि हमारे घर में वाटर टैंक होता है जो ऊपर हमने रखा होता है, नीचे उसके नीचे नल होता है. हम जो ही नल को ओपन करते हैं तो वो पानी जट से नीचे आ जाता है. तो उसको चलाने वाला कोई होगा या नहीं होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वो खुद ब खुद होती है, उसको रुकने का नाम नहीं लेती है. तो सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड व्हाट बेटा? उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहेंगे. या आपको अगर स्मॉल इंसेशन की जरूरत होगी, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैस्टिक्स, अगर आप मास्टिक की एक तीली को जलाएंगे तो उसको स्मॉल इंसेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर खुद ब खुद जल जाती है, तो उसको हम कहेंगे इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. या तीसरी प्रोसेस अगर आपको मैं बताऊं, इवापोरेशन ऑफ वाटर जो है ये खुद ब खुद होती है. आप कोई भी टेम्परेचर रख लो, ये उस वक्त भी होगी, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन होती रहेगी. सो सच प्रोसेसेस विल बी कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. तो हम सिंपली कहेंगे वो प्रोसेसेस जो खुद ब खुद हो रही हो या उनको चलाने के लिए स्मॉल इंसेशन की जरूरत पड़ेगी, बट दोज प्रोसेसेस विल ऑकर इरिवर्सिबली. सच प्रोसेसेस विल बी कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. और यहां पर अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल इसकी देखेंगे, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस जो है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो क्या होती है बेटा? वो होती है स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो इरिवर्सिबली होती है, तो हम उनको कहेंगे स्पॉन्टेनियस. ठीक है. सो दिस वाज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. लेकिन उसके काउंटर साइड में अगर हम देखेंगे एक और प्रोसेस चलती है. व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. Non-spontaneous processes are those processes which do not occur of its own or require a proper external agency to run them. यानी कि आपको मैं ऐसे समझाऊं, सपोज हमारे पास यहां पर कोई चीज है, हमने वो यहीं पर रखी है, वो तब तक नहीं उठेगी यहां से जब तक ना हम उसको उठाने आएंगे, यानी कि उसको कांस्टेंट एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी उसको चलाने के लिए. सो सच प्रोसेसेस विल बी कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. सो हम कहेंगे आर दोज प्रोसेसेस विच डू नॉट occur by its own or which occurs by supplying constant external force. जब तक ना हम उनको कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखेंगे वो तब तक नहीं होंगी, वो होती ही रहेंगी लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ. सो उनको हम कौन सी प्रोसेसेस कहते हैं बेटा?
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। सो हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्रोसेस और सबसे अच्छी प्रोसेस जो हमें काम आएगी, व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बेटा अगर हम गौर से देखें तो इसके पीछे दो कारण है, यानी कि दो क्राइटेरिया है, दो फैक्टर्स है जो इसको रन करते हैं। यानी कि कौन कौन सा फैक्टर है वो, यानी हम कहेंगे इसके पीछे दो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स विच इफेक्ट्स दिस, वन इज कॉल्ड एनर्जी फैक्टर और सेकेंड वन जो है इसका दैट इज कॉल्ड बेटा एंट्रोपी फैक्टर। सो गौर से याद रख लीजिएगा बेटा और अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। कोई भी प्रोसेस अगर आपको समझानी हो किसी स्टूडेंट को, किसी इंसान को कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, क्यों है स्पॉन्टेनियस, तो उसको समझाने के लिए आपको दो फैक्टर्स का सहारा लेना पड़ेगा। एक फैक्टर को हम कहते हैं एनर्जी फैक्टर और दूसरे फैक्टर को हम कहते हैं एंट्रोपी फैक्टर। ओके, ये सब लोग जानते हैं कि हर कोई प्रोसेस इसलिए हो जाती है ताकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करे और उसकी एनर्जी जो हो जाए मिनिमम एनर्जी हो जाए और उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए। सो दैट फैक्टर इज कॉल्ड व्हाट बेटा, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एनर्जी फैक्टर। वो हर कोई प्रोसेस इसलिए स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, हर कोई प्रोसेस चाहती है कि मैं मिनिमम एनर्जी की ओर आ जाऊं और जहां पे मुझे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए। सो उस फैक्टर को हम कौन सा फैक्टर कहते हैं, एनर्जी फैक्टर। अब रह गई बात दूसरे फैक्टर की जिसको हमने कहा है बेटा नाम एंट्रोपी फैक्टर। इस फैक्टर को हम अच्छी तरह समझने के लिए, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए और इसको अच्छी तरह विजुअलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज एंट्रोपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। चलिए बेटा सबसे पहले हम देखना चाहेंगे व्हाट इज एंट्रोपी। ओके चलिए, so first of all we will see what is this entropy. एंट्रोपी होती क्या है बेटा? एंट्रोपी इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन एनी सिस्टम। सिंपली आप अगर किसी सिस्टम में देखेंगे कि उसमें कितना डिसऑर्डर है या उसमें कितनी रैंडमनेस है, उसको मेजर करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ, सिंपली मेजरमेंट ऑफ व्हाट बेटा, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ एनी सिस्टम, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, एंट्रोपी। उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। तो हम सिंपली कहेंगे जो एंट्रोपी होती है बेटा, एंट्रोपी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस और डिसऑर्डर। रैंडमनेस या हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, डिसऑर्डर बोल सकते हैं कि किसी सिस्टम में अगर डिसऑर्डर ज्यादा होगा तो उसका मतलब है कि उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी, अगर उसमें डिसऑर्डर कम होगा तो एंट्रोपी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ये जो एंट्रोपी है ये हम एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एस। ठीक है, ओके। अगर आप इस एंट्रोपी को लॉजिकली डिफाइन करना चाहेंगे तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एंट्रोपी मे बी डिफाइंड एज द, may be defined as the amount of heat, as the amount of heat absorbed reversibly at a particular temperature, at a particular temperature, so that will be called as what beta, entropy. So अगर आपको डिफाइन करना पड़े एंट्रोपी सिंपली आप मेजर कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी सिस्टम ने, लेकिन रिवर्सिबली वो
एब्जॉर्ब कितनी करती है लेकिन एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, तो हम इसको कहेंगे व्हाट बेटा, एंट्रोपी, एंड दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज एंट्रोपी। ओके, लेकिन एंट्रोपी जो है हम अगर देखेंगे, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब इट इज डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करता है, सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसके अलावा ये जो एंट्रोपी है बेटा, इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये आपकी एक स्टेट फंक्शन है, ये डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट फंक्शन है ये। और रही बात इसकी कि एंट्रोपी जो है, यू कैनॉट मेजर द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एग्जैक्टली, बट यू कैन सिंपली मेजर द चेंज इन एंट्रोपी। सो अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो हम मेजर क्या कर पाएंगे बेटा, चेंज इन एंट्रोपी। सो ए चेंज इन एंट्रोपी इज मेजर्ड, एंट्रोपी इन एंट्रोपी इज मेजर्ड। आप एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप किस चीज को मेजर कर सकते हैं बेटा, चेंज इन एंट्रोपी। तो मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड reversibly divided by temperature. So this is what beta, this is the mathematical formulation of entropy. ये entropy हुई। So entropy का यूनिट क्या हो सकता है, entropy का यूनिट हो सकता है, आप लिख सकते हैं कैलोरीज पर केल्विन, या आप लिख सकते हैं जूल पर केल्विन, ठीक है। सो यूनिट ऑफ व्हाट बेटा, एंट्रोपी इज सिंपली व्हाट, कैलोरी पर केल्विन और जूल पर केल्विन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट क्या है, एंट्रोपी इज सिंपली अ कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। आप मेजर कर सकते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डर किसी भी सिस्टम में बाय अ पैरामीटर, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस या डिसऑर्डर। जितना ज्यादा किसी सिस्टम में डिसऑर्डर होगा या रैंडमनेस होगी तो उसमें उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। ये एंट्रोपी हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से जिसको हम एस कहते हैं। ये एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सो ये डिपेंड करेगी ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ मैटर। ओके, और इसके अलावा इट इज अ स्टेट फंक्शन दैट इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। और इसके अलावा आप एंट्रोपी को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज मेजर कर सकते हैं एंट्रोपी के बारे में, तो आप मेजर कर सकते हैं खाली चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं एंट्रोपी को अगर हम लॉजिकल वे में डिफाइन करेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, अगर ये क्यों अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है रिवर्सिबली, यानी कि ये छोड़ भी सकता है इस हीट को, ये रिवर्सिबली इस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वहां पे जो निकलता है दैट इज कॉल्ड बेटा व्हाट, दैट इज कॉल्ड चेंज इन एंट्रोपी। तो हम उसको चेंज इन एंट्रोपी कहेंगे, डेल्टा एस कहेंगे। सो इसका यूनिट क्या बनता है, कैलोरी पर केल्विन और जूल पर केल्विन। ओके बेटा, चलिए अब इसके बाद एंट्रोपी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखेंगे। चलिए देखिएगा, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन होगी, इफ वी हैव एनी रिएक्शन बेटा, हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज निकालनी होगी आपको। सपोज आपके पास रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी एंट्रोपी कुछ होगी, लेट दैट इज एस ऑफ और, यानी कि एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स बेटा, ठीक। अगर हमें देखनी पड़ेगी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, वो किसके बराबर हो सकती है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे वहां पे जो हमें वैल्यू निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द चेंज इन एंट्रोपी। ओके बेटा, ये चेंज इन एंट्रोपी जो है बेटा, ये आपके लिए पॉजिटिव भी आ सकता है और ये आपके लिए नेगेटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है ना। अब याद रख लीजिएगा, whenever in any process the change in entropy comes out to be positive, then it will be a spontaneous process। तब ये एक spontaneous process होगी। लॉजिकल वे में हम इसको तब कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
अगर हमारे पास डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको लॉजिकल वे में कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो अभी हमने जो डिस्कस किया था स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, तो मैंने वहां पे आपको कहा था हमें एक फैक्टर वहां पे ये भी है जिसको हम एंट्रोपी फैक्टर कहते हैं, उससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है गोया कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपका डेल्टा एस वैल्यू किसी प्रोसेस का क्या आ रहा है पॉजिटिव तो आपकी वो स्पॉन्टेनियस है, अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है डेल्टा एस का तो वो प्रोसेस क्या है बेटा स्पॉन्टेनियस। बाज़ औक़ात में अगर आपको कहीं एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, तो हम कहेंगे द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। सो सिंपल आप तीन वैल्यूज याद रख सकते हैं। डेल्टा एस इफ इट इज 0 देन द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, and then when the delta s is positive then the process is spontaneous, when the delta s is negative then the process is what beta, that is non spontaneous। okay बेटा देखिएगा बेटा, अगर हम देखेंगे अब एंट्रोपी चेंज इन वेरियस प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, थर्मल प्रोसेस। अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम देखना चाहेंगे इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज किसके बराबर आएगी। वी नो Q इज इक्वल टू बेटा व्हाट, Q इज इक्वल टू 2.303 nRT एंड दिस इज log V2 by V1। हमारे पास ये इक्वेशन है और ये हम क्यों W के बराबर रख लेते हैं, तो ये रिवर्सिबल हो रही है, रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड, तो ये इसके बराबर है। तो एंट्रोपी चेंज किसके बराबर होगी बेटा, वो होगी बराबर 2.303 nRT, ठीक है ना बेटा, log ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1 और ये होगा डिवाइडेड बाई T। ये T और T चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज इक्वल टू NR एंड दैट इज log V2 बाई V1 और आप कह सकते हैं P1 बाई P2, ठीक है ना बेटा। ओके सो ये आपके पास फॉर्मूला आ सकती है किसके लिए बेटा, एंट्रोपी चेंज फॉरवर्ड बेटा आइसोथर्मल जो है, लेकिन कौन सी प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस ये होगी बेटा। ओके चलिए ओके अगर याद रखना है आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस होगी तो आपका Q रिवर्सिबल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो हीट कांटेंट इज कांस्टेंट, Q रिवर्सिबल इज कांस्टेंट, ठीक। तो उसका मतलब है जो एंट्रोपी होगी दैट विल बी कांस्टेंट, डेल्टा एस वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सो सच प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर आल्सो कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेसेस। सो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेसेस का मतलब जिनकी एंट्रोपी सेम होगी। सो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस हमारे पास कौन होती है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेसेस होती है, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स दिस एंट्रोपी चेंज, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये एंट्रोपी चेंज जो है ये इफेक्ट होती है। सो लेट अस डिस्कस देम बेटा। ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट बेटा, फैक्टर्स इफेक्टिंग दिस एंट्रोपी चेंज, यानी कि एंट्रोपी को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। Factors affecting entropy change डेल्टा एस। सबसे पहला चीज फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट इफेक्ट्स द एंट्रोपी चेंज, ठीक है। अगर हमारे पास कोई गैस है, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और हमारे पास कोई सॉलिड है बेटा, so we have solid, liquid and gas. There are three physical states of matter.
तो याद रखिएगा इसमें रैंडमनेस कम होगी, इसमें रैंडमनेस सबसे ज्यादा, कियाटिक मोशन इसमें ज्यादा होगी, इसमें कियाटिक मोशन कम होगी, तो इसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी, इसमें एंट्रोपी एज कंपेयर टू ज्यादा. सो दिस इज द एंट्रोपी चेंज ऑर्डर, डेल्टा एस ऑर्डर. सो आप कह सकते हैं डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबस्टेंसेस के दरमियान होगा उतना एंट्रोपी वैल्यू कम होगा. सो हम लिखेंगे मोर IMFA यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस विल बी डिसऑर्डर, more will be less will be disorder, hence less will be delta S. ठीक है, ओके, ये पहला फैक्टर है. दूसरा फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज दैट बेटा? दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, ओके. सो याद रखिएगा डेल्टा एस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और डेल्टा एस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ये चीजें आप याद रखिए. अगर आप किसी सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बेटा, तो उसकी एंट्रोपी वैल्यू ज्यादा हो रही है. मोर द टेम्परेचर मोर विल बी एंट्रोपी, विल बी डेल्टा एस, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. मेरे पास एक बीकर है और मेरे पास दो कंटेनर्स हैं. ये कंटेनर एट 100 केल्विन टेम्परेचर पे है और ये 200 केल्विन टेम्परेचर पे है. ये गैस है, ये भी गैस है. ओके, आप बताइए एंट्रोपी किसकी ज्यादा है? अगर इसकी S1 है, इसकी S2 है, डेल्टा S2 है, इसका डेल्टा S1 है, तो आप कहेंगे डेल्टा S2 इज ग्रेटर देन डेल्टा S1. ठीक है, ओके. दूसरी बात जो है वो क्या है? चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? प्रेशर. ठीक है, प्रेशर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है. अगर आप प्रेशर को रिलैक्स करोगे यानी कि कम प्रेशर करोगे तो गैस वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो एज ए रिजल्ट मोशन मोर होगी यानी कि डिसऑर्डर ज्यादा होगा, तो एंट्रोपी जो होगी वो बेटा क्या होगा? वो ज्यादा होगा. तो लेस द pressure more will be delta S. ठीक है, ओके. चलिए, तो बेटा हमने कहा था टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आपका प्रेशर कम हुआ तो उसका मतलब आपके पास ज्यादा एंट्रोपी है, यानी कि मूवमेंट ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्डर ज्यादा होगा. तो एज अ रिजल्ट अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से मूवमेंट कम हो जाएगी यानी कि डिसऑर्डर कम हो जाएगा. सो ये था दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर और प्रेशर. अब उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है, व्हाट इज दैट? मिक्सचर्स. ठीक है, तीसरा है बेटा नंबर ऑफ मोल्स गैसवस सबस्टेंसेस. ठीक है, तो दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैसवस रिएक्शन. अगर आपके पास कोई गैसवस रिएक्शन होगी और आपको देखना पड़ेगा कि इस वाली रिएक्शन में या इस वाली रिएक्शन में किस वाली रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगी. ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपका डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका मतलब डेल्टा S भी ग्रेटर देन 0 होगा. अगर आपका डेल्टा Ng बेटा लेस देन 0 होगा तो उसका मतलब डेल्टा S भी लेस देन 0 होगा. सो याद रख लीजिएगा आप बात को बेटा. सपोज आपके पास एग्जाम्पल मैं ऐसे दे रहा हूं, CaCO3 ये सॉलिड है, ये डिसोसिएट हो रहा है, CaO ये सॉलिड है, प्लस बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो रहा है. तो यहाँ पर गैसेस मॉलिक्यूल्स एक ही है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल जो है दैट इज इक्वल टू 1 - 0. सो ये 1 है तो इट इज ग्रेटर देन 0, तो इसका डेल्टा S वैल्यू 1 रखेंगे हम. ठीक, अगर हम यहां से दूसरी रिएक्शन लेंगे N2 + thrice H2, इट गिव्स मी twice NH3.
ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 + 3 है, तो ये 4 है। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा Ng जो होगा बराबर, वो किसके बराबर होगा, 2 - 4, सो दैट इज -3। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन का डेल्टा S2 वैल्यू होगा। तो अगर आपको चेक करना पड़ेगा इस रिएक्शन में ज्यादा एंट्रोपी चेंज है कि इस रिएक्शन में ज्यादा एंट्रोपी चेंज है, मैंने आपको सीधे बोला अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होगा तो एंट्रोपी चेंज भी 0 ग्रेटर देन 0 होगी, अगर ये लेस देन 0 है तो ये भी लेस देन 0 होगा। तो हम कहेंगे डेल्टा S2 इज लेस देन डेल्टा S1। ठीक है ना बेटा, सो डेल्टा S1 विल बी ग्रेटर देन दिस। ओके, सो दिस वाज द अनदर फैक्टर। ओके, अब इसके बाद अगर हम मैथमेटिकली दिखाएंगे कि एंट्रोपी चेंज किसी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कितनी होती है। ठीक है, जरा देखिए बेटा, चलिए एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, ये हम ले लेंगे सिस्टम बेटा। ओके, ये इसके अराउंड सराउंडिंग्स है, तो ये सराउंडिंग होगी और ये आपका सिस्टम हुआ। ठीक है, सपोज हम मान लेंगे ये क्यों अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम कहेंगे इस वक्त एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो हुई, यानी कि डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम जो हुआ है, वो किसके बराबर आ रहा है बेटा, वो बराबर आ रहा है क्यू प्लस क्यू बाई टी एट एनी टेम्परेचर दैट इज टी हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है बेटा, सो इट इज क्यू, तो ये क्यू जो होगा ये प्लस होगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो रहा है हीट यहां पर। ओके, एट द सेम टाइम सराउंडिंग से हीट तो बाहर जा रही है, तो सराउंडिंग इवॉल्व कर रहा है हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट जितनी इसने एब्जॉर्ब किया -Q एट द सेम टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं ना डेल्टा एस सिस्टम जो है ओवरऑल जो एंट्रोपी चेंज होगी सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की बेटा, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी +Q/T प्लस माइनस Q/T। ठीक है, प्लस माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं डेल्टा एस टोटल जो होगी इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, वो आप हमेशा याद रखेंगे वो 0 होगी। सो द इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन एनी रिवर्सिबल प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी चेंज सिस्टम प्लस सराउंडिंग में जो होगी वो 0 के बराबर होगी। ओके, अगर हम अब बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की करेंगे, ठीक है, चलिए अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की करेंगे तो देखिए, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे टेम्परेचर सब चेंज हो जाएंगे। ठीक, सपोज इसने क्यों अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया है तो टेम्परेचर T1। ठीक, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस जो सिस्टम होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वो होगा प्लस बेटा Q डिवाइडेड बाई T। बट एट द सेम टाइम सराउंडिंग इस हीट को इवॉल्व कर रहा है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एस सराउंडिंग वो किसके बराबर होगा -Q डिवाइडेड बाई T। लेकिन यहां का टेम्परेचर T1 है, तो यहां का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं वो T2 है। ठीक है, तो इट इज T2। ठीक, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा एस सिस्टम को लेके प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, अगर दोनों हम देख लेंगे तो किसके बराबर होगा +Q/T, T1 -Q/T2। ठीक है ना, यहां टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है बेटा, यहां पे T2 जो है वो ग्रेटर देन T1 है। ठीक, तो ये जो रिजल्ट होगा डेल्टा एस टोटल जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, बट फॉर व्हाट बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो आप हमेशा याद रखेंगे इन एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन 0, दैट इज एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी क्या होती है बेटा, वो इंक्रीज होती है। तो आप मुझे बताइए यूनिवर्स में क्या होगा फिर एंट्रोपी को, यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रही है वो इरिवर्सिबल है,
तो डेल्टा एच जो होगा वो ग्रेटर दैन यूनिवर्स का क्या होगा बेटा, यूनिवर्स का ग्रेटर दैन 0 होगा। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड द फॉर्मुलेशंस ऑफ एंट्रोपी, फैक्टर्स इफेक्टिंग द एंट्रोपी। अब इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल्स ऑफ एंट्रोपी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे और एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन आपको बताएंगे इंशाल्लाह। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद दीज थिंग्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट उठा सके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।